हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। दोस्तों, शिक्षा ही वो आपका हथियार है जो आपको सफलता दिला सकता है। दोस्तों, तो कभी भी शिक्षा के नाम पर समझौता मत करना, खूब मन लगाकर पढ़िएगा ताकि 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए और उसमें हमारा चैनल आपको बहुत सारा योगदान देने वाला है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि जो है हमारा भी हौसला बुलंद हो। हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज शुरू किए थे दोस्तों, उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ कुछ उसके साथ कंटेंट को भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? 126, 64, 78, 102, इसमें क्या आंसर होगा आपका? प्लीज बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 126। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत चर्चित रिपोर्ट होते हैं और याद रख लेना, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान दोस्तों है फिनलैंड। प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड। दूसरा स्थान पर है डेनमार्क। दूसरा स्थान पर है डेनमार्क। और जो दोस्तों तीसरा जो स्थान है वो है आपका आइसलैंड। अब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसका राजधानी को भी आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। सचिवालय सहायक का जो फर्स्ट सिटिंग एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा था कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेंसिकी है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है, इसको भी याद रखिएगा। और आइसलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रिक्याविक। तो ये सभी आप दिमाग में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें भारत का रैंकिंग तो ठीक है 126, लेकिन अन्य एशियाई देशों को भी आपको दिमाग में रखना है। जिसे इस बार सचिवालय में जो क्वेश्चन पूछा था पीटी में, मतलब जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था कि मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले एशियाई देश कौन है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो चाइना का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो स्थान है, याद रखिएगा 64 है। ठीक है, नेपाल का याद रखिएगा, नेपाल का जो है 78 है, याद रखिएगा। उसके बाद किसका है? पाकिस्तान का है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब। पाकिस्तान का जो है 108 है, याद रखिएगा। उसके बाद श्रीलंका। उसके बाद किसका है? श्रीलंका का। श्रीलंका का स्थान 112 है। और बांग्लादेश का स्थान जो है, याद रखिएगा, बांग्लादेश का स्थान जो है 118 है। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे जो लोएस्ट यानी सबसे निचला जो स्थान है वो किसका है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई देशों में सबसे बेहतर जो स्थिति है चाइना का है, उसके बाद नेपाल का है, फिर पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का। सबसे लोएस्ट किसका है? तो अफगानिस्तान का। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत काम करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, लुजोन द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बताइए क्या होगा इसका जो आंसर जो होगा, वो कौन सा द्वीप होगा? बोर्नियो। दोस्तों, ये जो ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा, ये जो ग्रीनलैंड है, मान लीजिए कि ये क्या है? उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों है ग्रीनलैंड, यहां पर ग्रीनलैंड है और यहां पर एक देश है डेनमार्क। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो किसके कब्जे में है दोस्तों? तो डेनमार्क के कब्जे में है, इसको याद रखिएगा। और यही उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में एक संधि है जिसका नाम है क्या? डेविस जल संधि। और ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है दोस्तों? डेविस जल संधि। और जो जल संधि होते हैं दोस्तों, जो जल संधि होते हैं, वो दो स्थल भागों को क्या करते हैं? अलग करते हैं, और दो जलीय भाग को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर है लेब्राडोर सागर। ठीक है, लेब्राडोर सागर, चूंकि इधर में क्या है? अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर सागर है, याद रखिएगा। और इधर है बेफिन की खाड़ी, इधर है बेफिन की खाड़ी। तो याद रखिएगा, आपको क्या बताए थे कि जो जल संधि है, जो जल संधि होते हैं, दो जल बॉडीज को आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए, डेविस जल संधि जो पूरे विश्व की चौड़ी जल संधि है, वो दो जल बॉडीज को जोड़ रही है। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को क्या कर रही है? जोड़ रही है, और दो स्थल भागों को अलग करता है। तो ग्रीनलैंड और नीचे में है कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा दो स्थल भाग है, इसको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एक चीज जान लीजिए कि जो कनाडा है,
जो कनाडा है सर्वाधिक सबसे लंबा समुद्र तट वाला देश है, सबसे लंबा समुद्र तट वाला देश है। ये भी काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आज जो बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, तो आपको पता है कि ये भारत है और नीचे में जो है याद रखिएगा इंडोनेशिया है। नीचे में क्या है? इंडोनेशिया है। देखिए यहां पर क्या है? इंडोनेशिया है। चलिए इसको यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये द्वीप अभी चर्चा में भी है दोस्तों। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो द्वीप है याद रखिएगा सुमात्रा है, उसके बाद क्या है? जावा है, याद रखिएगा सुमात्रा है, जावा है, बाली है और इधर में सुलावेसी द्वीप है। ये सभी इंडोनेशिया में है। और इसके बगल में ऊपर में क्या है? बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप याद रखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। और बोर्नियो द्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा जो बोर्नियो है इधर में कौन सा देश है? मलेशिया। ये 3 देशों से टच करता है, ये 3 देशों में ही है। मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया और इधर में तो इंडोनेशिया है ही। तो याद रखिएगा ब्रुनेई जो द्वीप है ये 3 देशों को टच करता है, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो आपको पता है सर, जो इंडोनेशिया की जो पहली राजधानी थी जकार्ता, वो ये जावा द्वीप पर थी। अब वो जलवायु परिवर्तन के कारण वहां पर बहुत सारी समस्याएं, डूबने का शंका है, इसीलिए इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो कहां बनाया जा रहा है? नुसंतारा। और जो नुसंतारा है दोस्तों वो कौन सा द्वीप पे है? बोर्नियो द्वीप पे। तो याद रखिएगा बोर्नियो द्वीप ये 3 देशों से, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, और यही पर नुसंतारा है जो इंडोनेशिया की नई राजधानी को क्या किया जा रहा है दोस्तों? बनाया जा रहा है। और ये सभी द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी, ये सभी द्वीप कहां है दोस्तों? इंडोनेशिया में। और जानते हो नीचे में कौन सा सागर है? महासागर है हिंद महासागर। नीचे में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और इधर में कौन सा सागर है? याद रखिएगा जावा सागर। कौन सा सागर है? जावा सागर है। तो याद रखिएगा हिंद महासागर, यहां पर एक जल संधि है, याद रखिएगा सुंडा जल संधि। कौन सा जल संधि? सुंडा जल संधि। तो सुंडा जो जल संधि है दोस्तों, आपको क्या बताए हैं? जल संधि। जल संधि का मतलब होता है दो जल बॉडीज को क्या करना? दो जल बॉडीज को जोड़ना और दो अस्थल भाग को क्या करना? अलग करना। तो देखिए दो जल बॉडीज को जोड़ रहा है यह सुंडा जल संधि, जावा और हिंद महासागर, और दो अस्थल भाग को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। सुमात्रा और जावा को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो याद रखिएगा विश्व के एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया? बोर्नियो द्वीप हो गया। याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो गया जो डेनमार्क के कब्जे में है, इसको याद रखिएगा। और अगर देखो यहाँ लिस्ट एक आपको हम दे देते हैं, सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है, याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। इसको एकदम याद करके रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के कब्जे में है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी द्वीप है। और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों बोर्नियो द्वीप है, जो अभी हम लोग चर्चा किए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को घोर के पी जाने का काम है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के कब्जे में है, न्यू गिनी, फिर बोर्नियो 3 देशों से घिरा हुआ है, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। और इसी बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को बनाया जा रहा है। याद रखिएगा काफी काम का चीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है EFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि EFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्यों में कौन है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। यानी किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, जो जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस क्षेत्र में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन किया है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा कर्नाटक है। याद रखिएगा कर्नाटक ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस कड़ी में। और दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सबसे अंतिम स्थान, याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है,
सबसे अंतिम स्थान, इसमें टोटल 16 राज्यों को शामिल किया गया इस रिपोर्ट में, जिसमें सबसे जो अंतिम स्थान है मेरे भाई, ये सबसे अंतिम स्थान पश्चिम बंगाल का है, और बिहार का यानी कि इसका स्थान कितना है, 16वां है, और नीचे से दूसरे स्थान पर, नीचे से हम सेकंड टॉपर है बिहार। बिहार का स्थान कितना है दोस्तों, बिहार का स्थान 15 है। तो पूछ सकता है कि येफा और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में बिहार का स्थान कितना है, 15वां। हम लोग नीचे से क्या है, दूसरे नंबर पे टॉप है, याद रखिएगा 15, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, कर्नाटक। तो ये परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसा ऊर्जा जो कभी भी खत्म ना हो, जिसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा को ही हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा। परीक्षा में बड़ा ही सब कंफ्यूज करता है। गैर परंपरागत ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा भी उसी को कहते हैं, ऐसा ऊर्जा जो कभी भी खत्म ना हो। तो ये सभी ऊर्जा के एग्जाम्पल कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सभी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये सभी दिमाग में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लेता है कौन से नवीकरणीय और कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है। तो याद रखिएगा ये सब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आगे आइए, कहता है कि बिम्स्टेक ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चित क्वेश्चन है, ठीक है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की आयोजन कहां किया गया, काठमांडू, ढाका, कोलंबो, बेंगलुरु। क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु होगा। इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु होगा। आपको पता है सर कि बिम्स्टेक का जो है मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में है, लेकिन बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई। और याद रखिएगा जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है, जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है, याद रखिएगा, जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है, याद रखिएगा, इसको कहां पर इसको स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया है। इसीलिए यहीं पर बैठक हो रही है, जो परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों चर्चित चीजों से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि भारत अभी बिम्स्टेक देशों को यानी बिम्स्टेक संगठन को ज्यादा मतलब तरजीह दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्यों, क्योंकि इससे जो है भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ संबंध भारत अच्छा करना चाहता है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब। तो याद रखिएगा जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा ये फुल फॉर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1997 में। और इसमें टोटल जो है याद रखिएगा 7 कंट्रीज है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा भारत है, याद रखिएगा भारत है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, भारत है, बांग्लादेश है, याद रखिएगा श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, और याद रखिएगा भूटान है, ठीक है। तो इतना जो है इसके जो है मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो काठमांडू में है। तो ये सभी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये म्यांमार और थाईलैंड आसियान कंट्रीज भी है। तो भारत जो है बिम्स्टेक के माध्यम से चाहता है कि हम जो आसियान देश जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसियान देश जो हैं जिसमें अभी वर्तमान में 11 देश हैं, वो सभी चाइना को काउंटर करते हैं, चाइना के वो सपोर्टर नहीं है। तो भारत जो है चाहता है कि हम जो है बिम्स्टेक के माध्यम से म्यांमार और थाईलैंड देशों की मदद से हम आसियान देश तक पहुंच जाएं, ताकि जो है हम चाइना को काउंटर कर सके। इसलिए भारत जो है बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और उसका एनर्जी सेंटर भी भारत के बेंगलुरु में स्थापित हुआ है, जहां इसकी पहली बैठक होने जा रही है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो पहली बैठक होती है मेरे भाई वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा के हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा, अगला में हम लोग चलते हैं, ठीक है।
कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये ब्रुसेल्स है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसमें दे रहा है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स और मतलब बेल्जियम, जकार्ता, जेनेवा, दाओस। क्या होगा इसका आंसर, नाटो। नाटो का मुख्यालय जो है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ऑडिटर के एग्जाम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। अच्छा, नाटो का फुल फॉर्म अगर आपसे परीक्षा में पूछ देगा तो याद रखिएगा नाटो का फुल फॉर्म, नाटू नाटू गाना को भी ऑस्कर मिल गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, तो याद रखिएगा नाटो नाटो, ठीक है। तो नाटो नाटो का क्या होगा फुल फॉर्म, नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1949। इसका स्थापना कब हुआ था, 1949, बेल्जियम ब्रुसेल्स। तो इसका मुख्यालय है ही। टोटल इसमें 30 सदस्य हैं, और नवीनतम जो 30वां सदस्य बना है मेरे भाई, उसका नाम क्या है, उत्तरी मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया, इसको याद रखिएगा। अच्छा, जकार्ता, जकार्ता किसकी राजधानी है, एक मुख्यालय है, एशियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है मेरे भाई। और इसका स्थापना हुआ था 1967 में, मुख्यालय जकार्ता है। टोटल 11 सदस्य हो गए, और 11वां सदस्य कौन बना है अभी इसमें, पूर्वी तिमोर बना है, पूर्वी तिमोर। मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, ये जो आसियान है, आसियान में 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तो एक पॉलिसी लाए थे, पूरब की ओर देखो, यानी पूरब की ओर देखो, याद रखिएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी। आसियान देशों से अच्छा संबंध करने के लिए 1991 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब लाया गया था, 1991 में। और मोदी साहब इससे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ गए हैं और बोले हैं कि हम देखेंगे नहीं, हम करेंगे। अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। यानी कि सिर्फ देखना नहीं है, हमको एशियान देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है। तो याद रखिएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी आया, नरसिम्हा राव के समय, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव के समय। अगर पूछेगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया, ये मोदी जी का ये नारा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षाओं के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जेनेवा हो गया, जेनेवा में किसका मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है मेरे भाई, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। दाओस में किसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है, दाओस। और ये सभी परीक्षाओं में, ये सचिवालय में जो पहला सचिवालय आया था उसमें पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है, चाहे उसकी बैठक कहां होती है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये सभी दिमाग में रखना है, इससे परीक्षा में प्रश्न आते। अच्छा, नाटो का अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, तो नाटो के हेड का बारे में पूछा था, क्योंकि चर्चित है अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और नाटो जो संगठन है काफी सक्रिय है, और वैसी स्थिति में आपको ये संगठन से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा नाटो के अभी जो हेड है उनका नाम है स्टोलेनबर्ग, ये आपको एसएससी के एग्जाम में आया। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा बायोडाटा के साथ पढ़ना है, ये नहीं कि बस रट लिए नाटो नाटो नाटो, नहीं, पूरा अच्छा से पढ़िए, इसे क्या क्वेश्चन उठा के पूछेगा कोई ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा प्रयास हम लोग का अच्छा लग रहा हो तो बीच में थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला क्या होगा दोस्तों, बुलंद होगा, हमारी टीम का भी हौसला क्या होगा, बुलंद होगा। चलिए हम लोग आते हैं, ये सभी याद रख लेना भाई साहब, ये सभी मुख्यालय आपकी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति अति जरूरी है, अति अति महत्वपूर्ण के श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। कहता है कि सतत विकास को लेकर प्रकाशित, दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, ठीक है, सतत विकास को लेकर प्रकाशित पहली रिपोर्ट ये ब्रेटलैंड है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुई। दोस्तों ये सेम का सेम ऐसे ही क्वेश्चन दरोगा में आया हुआ था, याद रखिएगा कौन था। इसमें ऑप्शन क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, माई कॉमन फ्यूचर, यू कॉमन फ्यूचर, इनमें से कोई नहीं, एकदम धड़क से बताइए दोस्तों, ठीक है।
और ये सब क्वेश्चन आपको करना होगा किसी भी हाल में, सतत विकास दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उलूर जुलूर पढ़ाई मत करो भाई, जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है उस पर थोड़ा फोकस रहिएगा, और एमसीक्यू के माध्यम से आपको टारगेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन सा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत फायदा करने वाला है एमसीक्यू सीरीज, और फुल मतलब टॉपिक भी हम लोग लेकर आ रहे हैं जीएसडीके का, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सतत विकास को लेकर प्रकाशित ये जो है, जो शीर्षक था मेरे भाई, ये आवर कॉमन फ्यूचर। सतत विकास क्या होता है मेरे भाई, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको लगातार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखोगे आप, तो आपको सतत विकास को लेकर आपको रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हैं। सतत विकास क्या होता है, कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे और आने वाले पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। यानी ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है जल वायु जो भी चीजें है, अन्न, हम लोग इसको जल और वायु को हम लोग अभी प्रदूषित कर दे कि हमारे आने वाले जनरेशन को कुछ बढ़िया चीज मिले ही नहीं। तो हमें इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी की भी जरूरत पूरा हो जाए और आने वाली पीढ़ी की भी क्या हो जाए दोस्तों, जरूरत क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये जो सतत विकास को लेकर प्रकाशित जो पहली रिपोर्ट है ब्रटलैंड का, अभी कुछ दिन पहले पीएचडी का एग्जाम हुआ पटना यूनिवर्सिटी में प्री का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्रटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो 1987 में, ठीक है। ये और किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा जो है पूरे विश्व का एक क्या फ्यूचर होना चाहिए, एक क्या कॉमन फ्यूचर होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आपको और बता दे कि जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है इसको प्रकाशित किसने करवाया था, तो याद रखिएगा WCED। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WCED, याद रखिएगा वर्ल्ड कमीशन, याद रखिएगा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है, इसको क्या किया था, इस रिपोर्ट को यानी ब्रटलैंड रिपोर्ट को क्या किया था, प्रकाशित करवाया था। और इस ब्रटलैंड रिपोर्ट पर 1989 पर चर्चा हुआ, ठीक है। 1989 सहमति हुआ कि भैया ठीक है, हम लोग को सतत विकास के लिए जागरूक होना चाहिए। और इसी मतलब क्या कहते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट पे 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 22 अप्रैल, मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल 1992 को प्रथम पृथ्वी क्या हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। और ये कहां पे हुआ मेरे भाई, याद रख लेना, ये कहां पर हुआ, रियो डो जेनेरो ब्राजील में, ठीक है। और यही जो है सतत विकास को लेकर जो है पहली बैठक हुई ब्रटलैंड रिपोर्ट के आधार पर। इसीलिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था, रियो डे जेनेरो ब्राजील। और यहीं पर क्या हुआ, सतत विकास को लेकर एजेंडा 21 तय हुआ, एजेंडा 21 तय हुआ कि 21वीं सदी में हमारा विकास किस तरीके से होगा। इसमें 4 लक्ष्य क्या किए गए, निर्धारित किए गए। तो पूछता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो सतत विकास से। और कितना लक्ष्य निर्धारित किए गए, 4। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि सतत विकास जो है, सतत विकास ये किसका बात करता है, तो अंतर पीढ़ीगत समता। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतर पीढ़ीगत समता। अंतर पीढ़ीगत समता कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो ये पीढ़ी चल रहा है, हम लोग का वर्तमान पीढ़ी, इस समय भी संसाधनों का उचित मतलब सभी को उचित रूप से मिले, और आने वाला जो पीढ़ी है उसको भी सेम मतलब अच्छा खाना, अच्छा जल, अच्छा वायु, मतलब बिना प्रदूषण होना मिले। तो ये जो है ये अंतर पीढ़ीगत, हर एक पीढ़ी में समान रूप से संसाधन पहुंचे, इसका बात करता है अंतर पीढ़ीगत समता। तो याद रखिएगा सतत विकास जो है अंतर पीढ़ीगत समता का बात करता है। और कौन सा दृष्टिकोण है इसका, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पूछता है कि किस सतत विकास का दृष्टिकोण कैसा है, तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यानी कि पर्यावरण को बचाते हुए, यानी कि वायु, जल, जो भी झरना, झील, ये सभी वन, ये सभी को बचाने का बात करता है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, याद रखिएगा। पूछेगा सतत विकास का दृष्टिकोण कैसा है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। अंतर पीढ़ीगत समता के बात कौन करता है, सतत विकास करता है। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, और कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड साहब को 1987 में। और याद रखिएगा इसको प्रकाशित किया WCED, एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इतना बातों को दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे आइए,
कहता है कि असम के राष्ट्रीय पार्क को पश्चिम, ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम से पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में बताएं। यानी कि ये तो आप जानते हैं यार कि मानस, रायमोना, ओरंग, ये जो है राष्ट्रीय पार्क, ये सब असम में है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछ दिया कि पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में दर्शाए। पहला दे रहा है मानस, रायमोना, ओरांग है, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, ठीक है, रायमोना, मानस, डिब्रू साइखोवा, देंग पटकोई, काजीरंगा, नामेरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। आपको पता है असम में जो राष्ट्रीय पार्क है, पहले जो आ जाएगा, याद रखिएगा, पहला जो आ जाएगा मानस, मानस के बाद आ जाएगा आपको क्या, मानस के बगल में होगा रायमोना, मानस के बगल में क्या होगा रायमोना, रायमोना के बगल में क्या होगा ओरंग, ओरंग के बगल में क्या होगा नामेरी, और नामेरी के बगल में क्या होगा डिब्रू साइखोवा, नाइमुरी के बगल में क्या होगा डिब्रू साइखोवा, और डिब्रू साइखोवा के बगल में क्या होगा, अभी नवीनतम बना है दिहांग पटकोई। तो याद रखिएगा ये सभी असम के राष्ट्रीय पार्क हैं, और कैसे हैं, पश्चिम से पूर्व। तो याद रख लेना मेरे भाई, जो भी पढ़ो एकदम कायदे से पढ़ो, एग्जामिनर को क्या पूछना है या आप और हम नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और कैसे पढ़ाई कीजिए आपको हम एमसीक्यू के सीरीज से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग, देख लीजिए इसको, मानस, रायमोना, ओरांग, नामेरी, डेब्रू साइखोवा, दिहांग पटकोई, एकदम ये सीरीज याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व। अगर पूरब से पश्चिम पूछ दे तो फिर दिहांग पटकोई, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, रायमोना और मानस। याद रखिए राज्य असम। कहता है कि निर्वाचन बॉन्ड, ये ठीक है, निर्वाचन बॉन्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 2018, जून 2014, 1 मई 2016, 23 सितंबर 2018, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 2 जनवरी 2018। को पता है सर कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं जो पंजीकृत हैं, जो पिछला चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, मतलब आम चुनाव में टोटल वोट का जो 1% लाए हैं राजनीतिक दल, उन्हीं को अगर कोई चंदा देना चाहेगा, मान लीजिए कि हमको चंदा देना है, चाहे आपको चंदा देना है राजनीतिक दलों को, तो निर्वाचक जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, निर्वाचन बॉन्ड होगा, खरीदना होगा, और उस बॉन्ड के माध्यम से पैसा हम लोग राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में दे सकते हैं, ताकि चंदा देने में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी आए। तो ये सभी चीजों को लाने के लिए निर्वाचन बॉन्ड योजना को लाया गया था, ठीक है। जून 2014 में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ सर? तो नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा जी का जो है शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ मेरे भाई? तो याद रखिएगा जून 2014। 1 मई 2016 को क्या हुआ था 10 दोस्त? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं के नाम पर क्या किया जाएगा, आपको सिलेंडर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी मालिक? तो इसकी शुरुआत हुई थी बलिया यूपी से। कहां से? बलिया यूपी से। यहीं से थे क्या मारो फिरंगी को कहने वाले मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था? बलिया यूपी से, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। और 23 सितंबर 2018 को क्या हुआ था मेरे भाई? इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जिसको जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ? 23 सितंबर 2018 को। कहां से हुआ था सर? तो ये हुआ था गोरखपुर से हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी को हम लोग जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, इसी को हम लोग जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दुनिया का ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को क्या किया जाएगा? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध इससे कराया जाएगा। तो काफी चर्चित ये सब योजनाएं हैं। आपको पहले ही हम बोले कि एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से योजनाओं से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में दरोगा हो, सचिवालय हो, बीपीएससी हो, पूछे जाते हैं। तो आपको जो है हम लोग अपने एमसीक्यू के माध्यम से योजनाओं को कराने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए आगे आइए। कहता है सर
कि निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स, ठीक है। आर्द्रता वाले क्षेत्रों के पौधों को हाइग्रोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? हेलोफाइट्स। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मानना है कि चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? सर ये एक गलत है। इसको चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, लिथोफाइट्स कहते हैं। बाकी सही है। जलीय पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं, आर्द्रता वाले क्षेत्रों के पौधों को हाइग्रोफाइट्स कहते हैं, और चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किसको कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं जो लवणीय क्षेत्र में या नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति हैं। लवणीय क्षेत्र में या नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को नमकीन क्षेत्र के वनस्पति को याद रखिएगा, वनस्पति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको कहते हैं हेलोफाइट्स। तो आपका डी नंबर गलत है, बाकी सही है। और ये हेलोफाइट्स को याद रखिएगा, नमकीन क्षेत्र के वनस्पति को कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हुए मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? इसमें क्वेश्चन कहने का यह है कि कौन सा इन चारों में से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसका निर्माण किया गया, यानी संविधान के धारा या अनुच्छेद में उसका वर्णन करते हुए स्थापित किया गया है। तो क्या होगा? विश्वविद्यालय अनुदान है ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होगा इसमें? याद कीजिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग होगा। इसका आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। क्योंकि पता है ये सभी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, निर्वाचन आयोग का संविधान में वर्णन है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग के गठन का बात करता है। निर्वाचन आयोग का गठन का क्या करता है? बात करता है। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे मेरे भाई, पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। अगर पूछेगा कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी दोस्तों, तो बी.एस. रमा देवी थी। कौन देवी? बी.एस. रमा देवी थी, याद रखिएगा। और वयस्क मताधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है? 326 आर्टिकल में है। यानी कि 18 साल या उससे अधिक का व्यक्ति, 18 साल का व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा और उसको मताधिकार का अधिकार दिया गया है। और पहले वयस्क मताधिकार का, पहले वयस्क 21 साल को माना जाता था, अब 18 साल, यानी मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दिया गया। कब? कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन कब आया? 1989 में आया। प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। यानी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। प्रधानमंत्री कौन थे बॉस? राजीव गांधी। और याद रखिएगा 326 में किसका वर्णन है? वयस्क मताधिकार का वर्णन है, याद रखिएगा। और याद रखिए दरोगा में एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि इनमें से कौन सा चुनाव सुधार से लेकर समिति बना था? तो याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ये सभी याद रखिएगा। चुनाव सुधार से रिलेटेड संबंधित जो आयोग है, चुनाव सुधार से लेकर जो आयोग है, उसमें कौन होगा? दिनेश गोस्वामी समिति। याद रखिएगा बोहरा समिति, बोहरा समिति। इसने बोला कि जो राजनीति में अपराधी लोग आते हैं उसको रोक दिया जाए, क्योंकि जो माफिया हो जाते हैं वो माननीय बन जाते हैं, यानी जो कानून तोड़ने वाले होते हैं वो कानून बनाने वाले होते हैं। ये गलत है। तो याद रखिएगा राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कौन सा समिति बना था? बोहरा समिति। और तरकुंडे समिति भी चुनाव को लेकर है। और तरकुंडे समिति ने सिफारिश किया था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर देना चाहिए? 18 वर्ष कर देना चाहिए। तो याद रखिएगा ये तीन जो समितियां हैं आपके लिए चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, तरकुंडे समिति। और ये सब समिति को याद रखिएगा चुनाव सुधार से रिलेटेड क्या है? ये सब समितियां हैं, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संविधान में इसका स्थापना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना
कब किया गया? 1992 में, ठीक है। और याद रखिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना 1953 में हुआ था, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। याद रखिएगा। अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964। दरोगा में एक प्रश्न आया था मेरे भाई, ठीक है। दरोगा में क्या प्रश्न आया कि याद रखिएगा, पूछा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति के सिफारिश पर बना था? तो याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथानम कमिटी। तो याद रखिएगा, संथानम कमिटी जो था, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, संथानम कमिटी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको जो है, आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाने का बात किया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग बना कब था मेरे भाई? तो याद रखिएगा 1964 में। और कौन से कमिटी के सिफारिश पर? संथानम कमिटी के सिफारिश पर बना था। तो दरोगा में ये क्वेश्चन आया था कि संथानम कमिटी का क्या उद्देश्य था? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और किसका आयोग का गठन करने का सिफारिश किया था मेरे भाई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का। और केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना सर? तो 1964 में बना। ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? दरोगा का आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। इसमें कहता है अनुच्छेद 352 एक में, 2 में, 356, 360, 365 कूट इसमें निकालना है। एक, केवल एक, बी में 2, 1, 2, 3, 2, 4। क्या होगा आंसर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी 356 और 365। ये दोनों ही आर्टिकल जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। आपको पता है दोस्त कि जो 356 है, 356 आर्टिकल में राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखिएगा, यानी कि अगर राज्यपाल यदि यह अनुशंसा कर दे कि राज्य का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये 356 में भी वर्णन है। और 365 में ये कहा गया है, 365 में ये कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार राज्य के नियमों और आदर्श और निर्देशों को सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 356 और 365 इन दोनों में क्या किया गया? राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। 356 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल यदि अनुशंसा कर दे कि राज्य का स्थिति संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यदि 300 और 365 में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के नियमों और निर्देशों को सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोनों में ही राष्ट्रपति शासन का बात कहा गया है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किसमें है? 352 में। और वित्तीय आपात का वर्णन किसमें है? 360 में। और हम लोग के लिए अच्छी बात है कि अभी तक जो है आपका जो है वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। और वित्तीय आपात का वर्णन किस आर्टिकल में है? 360। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो पेप्सू जो है, पेप्सू पहले किसको कहा जाता था मेरे भाई? तो इसको भी याद रखिएगा, इसको कहा जाता था पेप्सू को पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसी से पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य टूटकर बने थे। तो याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है पेप्सू में लगाया गया था। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 356 और 365 याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के, ये भी दरोगा में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। अब सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला में क्या कर रहा है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। कौन सही है? 1 2 1 2 3 2 2 3। क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है और हमको लगता है कि आप लोग सबको इसका आंसर किए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? बी।
क्योंकि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। जाहिर सी बात है सर, लोकतंत्र है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, शासन देश का चलाते हैं। तो पहला क्या है, सही है। लोकतंत्र में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। सही बात है सर, अच्छा काम नहीं करोगे तो हम अगला बार आपको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो आप जीतोगे नहीं। तो इसी डर के मारे कम से कम काम तो करोगे। तो लोकतंत्र की खासियत है कि सत्तासीन लोगों को ये डर रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद वोट मांगने किस हक से जाएंगे, तो हारने की संभावना उनकी रहती है। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, क्योंकि दोस्तों धीरू भाई अंबानी का बेटा हो या गरीब हरिजन या अनुसूचित जाति का कोई जनजाति का बेटा हो या कोई भी हो, उसका प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। लोकतंत्र की यही खासियत है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कोई भी हो, बड़ा से बड़ा लोग हो या छोटा से छोटा हो, कोई फर्क नहीं करता, संविधान सबको बराबर देखता है। याद रखिएगा, संविधान का नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी क्या करें, लोकतंत्र में सुखी रहे और सभी क्या रहे, समान रहे। तो याद रखिएगा ये सभी क्या है आपका, सही है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि ये हो गया, आगे आते हैं। कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कही जाती है? ये तो सर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे डीपली तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कही जाती है? परिसंघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था। क्या होगा सर इसका आंसर? इसका आंसर होगा संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक मतलब व्यवस्था मतलब यूनियन, ठीक है। और परिसंघ का मतलब होता है फेडरेशन, ठीक है। आपको पता है सर कि भारत एक यूनियन है। यूनियन कहने का मतलब है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर यूनियन बना है, और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता। ये हम किसी समझौते के तहत हमारे अंदर में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि नेचुरल है, वो हमारे भारत के अंग है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ये भारत से अलग नहीं होते हैं। तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है हमारा संघात्मक व्यवस्था। और जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका है, वहां पर फेडरेशन है, और वहां पे 50 राज्य समझौते के तहत बने हैं, और वो एक राज्य अपने देश से अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है यूनियन को। ये काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र को भी संविधान ने शक्तियां दे रखा है और राज्य को भी शक्तियां दे रखा है। किस लिए शक्तियां दे रखा है? ताकि हम लोग एकता में बंधे रहें, यूनियन में क्या रहे, बंधे रहें। दोस्तों हमारे संविधान की खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत संविधान बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा, तो उनको सलाम करना चाहिए जिन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान बनाकर हमारे सामने दिया है। और इसी संविधान के चलते हम अनेकता में एकता का जो परिचय देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। बिहार दिवस जो 22 मार्च को 2023 को मनाया गया, उसका थीम क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको याद करके रखिएगा कि इसका थीम क्या है। याद रखिएगा इसका थीम क्या है, ठीक है। जल जीवन हरियाली, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, महिला को सशक्त करना, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको आने वाले दौर के एग्जामों के लिए ये काफी पसंदीदा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन देख सकता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। भाई साहब, भारत जो है पूरी तरीके से युवा वाला देश है, यानी कि भारत की जो अधिसंख्य आबादी है वो क्या है, कार्यशील आबादी है, कार्यशील आबादी, और इसका फायदा हमारे देश को मिल सकता है। हमारे बिहार में भी काफी युवा हैं, तो याद रखिएगा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। सॉरी, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको याद रख लेना है। और वैसे भी देखिए, एक मिनट, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। याद रखिएगा, आपको एक चीज और बता दें कि जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस है, अक्सर बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को? क्योंकि 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था,
बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होने का इस दिन क्या किया गया था, घोषणा कर दिया गया था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम काफी काफी इंपॉर्टेंट है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि निम्न में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि कौन होगा, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा है ये, ठीक है, मंजरा, घाटप्रभा, कौन सा इसमें गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, घाटप्रभा, क्या होगा इसका जो आंसर होगा, घाटप्रभा, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा का। मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको फिगर के साथ बता देते हैं। आपको जो ये गोदावरी है, गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के त्रंबक से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र के त्रंबक से निकलती है। गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक से, याद रखिएगा। और इसके जस्ट नीचे में महाराष्ट्र में ही एक जगह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा। तो याद रखिएगा गोदावरी निकलती है नासिक त्रंबकेश्वर से, और याद रखना, और महाबलेश्वर से कौन महाराष्ट्र निकलती है, कृष्णा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि कौन सा इसमें सहायक नदी नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से समझते हैं। क्योंकि ये जो नदी है, मतलब गोदावरी नदी, ये पश्चिम से बहते हुई पूर्व के जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों आपको पता है कि इधर में क्या है, आपको अरब सागर है, इधर में कौन सा सागर है, अरब सागर, और इधर में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर में कौन सा खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां जो है पश्चिम से बहती हुई पूरब में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो याद रखिएगा ये जो नदी है आपको त्रंबक से निकलती है गोदावरी, और गोदावरी की जो, अब मान लो कैसे जा रही है, पश्चिम से बहती हुई पूरब, तो याद रखिएगा जो इधर से यानी कि बाएं साइड से इसमें जो नदियां मिलेंगी, तो इसमें कौन कौन सी नदियां मिलेगी, याद रखिएगा, यहां पर हो जाएगा, यहाँ पे परौरा, यानी दाएं से ऐसे जाओगे तो इधर से दाएं से, और ऐसे आओगे तो बाएं से। तो याद रखिएगा इसकी जो सहायक नदी है गोदावरी की, ऐसे जा रहे हो तो आपको इधर से दाएं से मिल रही है परौरा, और बाएं से मिल रही है पूर्णा, पूर्णा मिल रही है, याद रखिएगा। फिर बाएं से मिलेगी वर्धा, वर्धा, और याद रखिएगा इस वर्धा में ही, याद रखिएगा इधर से पेनगंगा, 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 और इधर से बेनगंगा, ठीक है। और ये दोनों धारा मिलकर आगे जो है इसी में, याद रखिएगा, आगे प्राणहिता के नाम से जानी जाएंगी, और ये सभी बाएं से गोदावरी में मिलती है। चूंकि ऐसे बह रहा है तो बाएं से, तो याद रखिएगा पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, और याद रखिएगा इंद्रावती, इंद्रावती ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। और एक है सबरी, और ये भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, सबरी भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो लेकिन ये किधर से मिल रही है, बाएं से, और दाएं से मिलने वाली नदियां इधर से ऐसे बह रही है, तो दाएं से मिलने वाली नदियों में कौन होगा, परौरा होगा, याद रखिएगा, मंजरा, परौरा और मंजरा जो है आपको गोदावरी की दाएं से मिलने वाली नदियां हैं, तो याद रखिएगा। और इसको गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी तो कौन है, सबसे लंबी नदी है गोदावरी, याद रखिएगा गोदावरी। और गोदावरी जो है इसकी लंबाई कितना है, 1465। इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको दक्षिण गंगा या इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रवरा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की। अब लेकिन आप ध्यान देना है भाई साहब कि कौन बाएं से जा रही है और कौन दाएं से जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, पहले ही बता दिए है, तो क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, और बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे क्या है, बड़ा द्वीप है, ठीक है। एशिया का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलिए आगे आते हैं। कहता है कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, गिब्सन, सिप्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी और अटाकामा, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या होगा, गिब्सन, सिप्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, अटाकामा, क्या होगा, इसका आंसर होगा अटाकामा।
याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया में है, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, स्टुअर्ट स्टोनी ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों याद रखिएगा कि गिब्सन, गिब्सन, ठीक है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ठीक है, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, और याद रखिएगा स्टुअर्ट स्टोनी, ठीक है, स्टुअर्ट स्टोनी। ये सभी जो मरुस्थल है ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और जो अटाकामा मरुस्थल है मेरे भाई, ये कहां पर है? तो उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कोशिकांग है ये, सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, अंतःपद्रवी जालिका। क्या होगा सबसे छोटी कोशिकांग? क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःपद्रवी जालिका। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा सर आपके सामने है राइबोसोम। याद रखिएगा राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम, और सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले की सब मतलब इसको क्या कर सकते हो? सार्वभौमिक कोशिकांग, सार्वभौमिक कोशिकांग, यानी सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल। तो सार्वभौमिक कोशिकांग कौन है? तो याद रखिएगा सार्वभौमिक कोशिकांग कौन है जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? याद रखिएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं। इसको आपको पता ही होगा, कोशिका का ऊर्जा घर। लाइसोसोम, याद रखिएगा इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंटली आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि निम्न से कौन सा सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है? सहजीवी का सबसे अच्छा, सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये लाइकेन है। ये क्या है? लाइकेन है। याद रखिएगा लाइकेन। जू, फीताक्रीमी, एस्केरिस, ये क्या होगा? इसका याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? लाइकेन होगा। सहजीवी मतलब क्या होता है? इसमें प्लस प्लस रिलेशन होता है, यानी कि दोनों वर्गों को इसमें लाभ होता है। जैसे देखिए सहजीवी मतलब क्या हो गया? एक हो गया शैवाल और एक हो गया कवक, ठीक है। शैवाल में क्या होता है सर? शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल में क्या होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेगा। तो याद रखिएगा कवक क्या करता है? कवक शैवालों को देता है कच्चा माल, और याद रखिएगा और शैवाल जो है भोजन बनाकर कवक को दे देते हैं। यानी कि कच्चा माल दिया शैवाल, शैवाल को, यानी एक फायदा हुआ, और शैवाल इसको भोजन बना के दिया। यानी कि ऐसा संबंध जिसमें दोनों लाभ ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहजीवी संबंध। तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच में कैसा संबंध स्थापित करता है? सहजीवी संबंध। जू, फीताक्रीमी, एस्केरिस, ये परजीवी है, पैरासाइट है। और परजीवी में क्या होता है दोस्त कि एक जीव लाभ लेता है और दूसरा जीव क्या होता है? हानि में होता है। जैसे जू हमें काटता है तो उसको तो फायदा हो गया, लेकिन हमको क्या फायदा मिला? और फीताक्रीमी, एस्केरिस, लेकिन ये जो है ये क्या है कि ये बाहरी परजीवी है। जू बाहर में ही रहता है, जैसे आपको पता है ये बाहरी परजीवी है, एक्सटर्नल पैरासाइट है। और ये लोग जो हमारे रहते हैं फीताक्रीमी, एस्केरिस, ये अंतः परजीवी हैं, ये अंदर की ओर रहते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा। सहजीवी का सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन है? शैवाल और कवक, जिसका संबंध लाइकेन होता है। ये काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली है। जेलीफिश, स्टारफिश, क्रेफिश, डॉगफिश। ये इस तरीके का प्रश्न आते हैं दूरवा के एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉगफिश। मेरे भाई आपको एक चीज बता देते हैं, ये वास्तविक है और ये क्या है? कूट मछली है। मतलब नाम में फिश है मगर वास्तविक में फिश है नहीं। अब एक लिस्ट बना दे रहे हैं, थोड़ा याद कर लीजिएगा, काम करेगा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा कि वास्तविक मछली, वास्तविक मछली कौन है इसमें, तो वास्तविक मछली में याद रखिएगा एक तो हो गया डॉग फिश, एक हो गया डॉग फिश, ये वास्तविक मछली है। याद रखिएगा एक हो गया कैट फिश। कौन फिश? कैट फिश। एक होगा फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, ठीक है। एक होगा फाइटिंग फिश, ठीक है, फाइटिंग फिश, ठीक है। और एक होते हैं इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली, टॉर्पीडो जिसको कहते हो, इलेक्ट्रिक फिश। ये वास्तविक मछली है, ठीक है।
और जो नाम का केवल फीस लगा वास्तविक मछली नहीं है, तो वास्तविक मछली नहीं है, इसमें याद रख लेना, यह बहुत काम का है, इसको लिख लीजिएगा। वास्तविक मछली नहीं है, तो कौन नहीं है याद रखिएगा। पहला जो है याद रखिएगा जेलीफिश, ये नाम का है, जेलीफिश है बट ये फिश में नहीं आता, जेलीफिश याद रखिएगा। क्रेफिश, ये वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, सिल्वर फिश, ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर फिश, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे स्टार फिश, कौन फिश, स्टार फिश, ठीक है। और कौन फिश, पांचवें नंबर पे कौन सा फिश, डेविल फिश। ये सब नाम का फिश लगा है, मछली में नहीं आते हैं, मतलब याद रखें। और एक वास्तविक मछली में एक मांगुर भी आता है, याद रखिएगा, मांगुर भी कौन सा फिश में आता है, वास्तविक मछली में। तो ये वास्तविक मछली है और ये वास्तविक मछली नहीं है। ये थोड़ा सा सीरीज याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा, तब कहिएगा। आगे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन किस में हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं में न घुलकर प्लाज्मा में घुल जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एस्केरिसिस, जोंक, कॉकरोच, यूटलेकटला, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जोंक, इसमें क्या होगा, जोंक। दोस्तों को पता है कि ब्लड दो प्रकार के होते हैं। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, एक होते हैं प्लाज्मा, एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं रक्त कणिका, ब्लड कर्पसल्स, ठीक है। और ब्लड कर्पसल्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और इसी कारण जो रक्त होता है उसका रंग क्या होता है, लाल होता क्या है दोस्तों, ये ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि ये जो है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, यानी हीमोग्लोबिन किसमें घुला हुआ रहता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जोंक एक ऐसा चीज है, जोंक एक ऐसा चीज है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। ऐसे नॉर्मली हीमोग्लोबिन आरबीसी में घुला रहता है, लेकिन जोंक में आरबीसी हीमोग्लोबिन किसमें घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला में आते हैं, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, अकबर द्वितीय। क्या होगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा अकबर द्वितीय। कौन सा द्वितीय, अकबर द्वितीय, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के समय कौन सा युद्ध हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ, तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय क्या हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, इसको दुर्रे ईरानी कहा जाता था। कौन सा ईरानी कहा जाता था, दुर्रे ईरानी कहा जाता था। इसने भारत पर टोटल 7 बार आक्रमण किए और 7 में से 5 बार आक्रमण किसके समय कर दिया था, अहमद शाह। चूंकि इसके जस्ट पहले मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसके समय ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था, और उसके जस्ट बाद अहमद शाह अब्दाली ने फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया। 2 बैक टू बैक आक्रमण से क्या हुआ, भारत की संपत्ति लोग लूट कर इतना ले गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां रखता है रस गुप्तार। रस गुप्तार पत्रिका, दादा भाई नौरोजी, सोशलिस्ट पत्रिका ऐसे डांगे, नौजुक पत्रिका मुजफ्फर अहमद, नौजुक पत्रिका मुजफ्फर अहमद, सुधारक राणा डे। ये इसमें क्या सही होगा, इसका जो आंसर इसमें सही नहीं है बताना है। तो सुधारक पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों, तो सुधारक पत्रिका के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसको भी आप याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी का एक और पत्रिका था जिसका नाम क्या था, वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, इनका एक पुस्तक है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो ये भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को, चित्तरंजन दास को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जयप्रकाश नारायण को? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। चूंकि इन्हीं से क्या हुआ कि आपको सामाजिक धार्मिक सुधार का कड़ी शुरू हुआ। तो आपको पता है सर, राजा राम मोहन राय को बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय ने 1800 याद रखिएगा 29 में, याद 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। 1828 में कौन सा समाज का स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में। और याद रखिएगा, इनका एक पत्रिका है, इनका पत्रिका जो काफी पूछे जाते हैं, प्रशिष्ट ऑफ जेसस, प्रशिष्ट ऑफ जेसस राजा राम मोहन राय का पत्रिका है। इसको भी याद रखिएगा। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय का क्या रहा? पत्रिका रहा। इसको भी याद रखिएगा, प्रशिष्ट ऑफ जेसस, संवाद कौमुदी, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों। चलिए, और जो चित्तरंजन दास है, ये चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस साहब के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहा जाए कि बारदोली आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बारदोली जो आंदोलन है या बारदोली किसान आंदोलन है, इसका कौन से शुरू किए थे? कौन से व्यक्ति संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही बारदोली आंदोलन के दौरान बारदोली में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं दोस्तों? लोक नायक कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोक नायक कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम 25 MCQ हम लाने का प्रयास किए और आपको उसका फुल डिटेल्स बताने का कोशिश किए। इसको एकदम आप परीक्षा के लिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब सीरीज, ध्यान पूर्वक लिखना है और इसको याद भी करना है दोस्तों। ठीक है, और अब जो है, अगर हमारा प्रयास हम लोग का सही लग रहा हो तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए, अपना ख्याल भी रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और सफलता ले लीजिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।